मॉर्निंग क्लास 8th। आज मैं आपको अंतिम दौर भाग 1 पाठ की समरी बताते चल रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये पाठ बहुत कठिन नहीं है। इसे आप स्वयं भी एक बार पढ़ लीजिएगा और इसके 2 प्रश्न भी आपके लिए भेज रही हूँ जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। हर पाठ से हमने 2-2 प्रश्न भेजे हैं, तो इस बार आपका ये पाठ और जुड़ गया है, तो इन प्रश्नों को याद करिएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, आपको बताया था कि यूरोप की तुलना में भारत क्यों पिछड़ गया था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तलाश में। अब यूरोप के विचारों का प्रभाव भारत में हुआ, लेकिन कम हुआ। भारत पश्चिम की तुलना में मतलब पश्चिम को उसे लगा कि विचार अच्छे हैं, लेकिन वो अपने विचारों से ही चिपका रहा है, ठीक है। और जो धीरे धीरे हमारे देश में जो कृषि थी वो व्यवस्था भी टूट गई और ज़मींदार आ गए बच्चों। ज़मींदार क्या होते हैं? जो किसानों को अपना गुलाम बना लेते हैं, उन्हें ठीक से काम नहीं करने देते और उनकी खेती पर अपना हक कर लेते हैं। और होता क्या है बच्चों, किसान कर्ज में दब जाता है और धीरे धीरे ज़मींदार उसकी खेती को हड़प लेते हैं और तो जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई और मुद्रा एक जगह क्या हो गई, केंद्रित हो गई कुछ लोगों के पास। कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। तो बंगाल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। धीरे धीरे वहाँ क्या हो गए, चेंजेज हो गए बच्चों। कहा जाता है कि बंगाल में बहुत कुरीतियाँ थी, बहुत रीति रिवाज खराब थे, जमींदारों का आतंक था, किसानों पर अत्याचार होता था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक पर्सनैलिटी आई, एक व्यक्तित्व आया, राजा राममोहन राय। में भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उनके बारे में। उन्होंने समाज सुधार के बहुत से कार्य किए, ठीक है। हो सकता है आपका प्रश्न यही हो कि राजा राममोहन राय कौन थे और उन्होंने सुधार के लिए क्या क्या किया, ठीक है। तो राजा राममोहन राय 18वीं शताब्दी में बंगाल में प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये राजा राममोहन राय थे जिनमें प्राचीन संस्कृति की भी समझ थी और नया ज्ञान भी था बच्चों उनको। वे संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाएं जानते थे। हिंदू मुस्लिम लोगों को एक समान महत्व देते थे और उन्होंने बहुत सी विदेशी भाषाएं भी सीखी। तो वो चाहते थे कि भारत की संस्कृति तो अच्छी है, लेकिन भारत में जो रीति रिवाज जड़ जमा कर बैठ गए हैं, जिनसे नुकसान होता है भारतीय संस्कृति को, उन्हें क्या किया जाए, हटाया जाए। तो उन्होंने विज्ञान पढ़ना चाहिए इस बात पर भी जोर दिया और पुरानी जो रीति रिवाज थे भारतीय संस्कृति को गिराने वाले, उनसे भी देश को आज़ाद करने की कोशिश की। और शिक्षा को उन्होंने कहा कि शिक्षा को पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं उनसे हटकर नई शिक्षा की ओर जाना चाहिए, विज्ञान की शिक्षा की ओर जाना चाहिए, ठीक है। इन सबसे अधिक राममोहन राय जो थे समाज सुधारक थे और इस्लाम और ईसाई धर्म का भी उन पर प्रभाव था। वे केवल हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं थे और उन्होंने हिंदू धर्म को कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयत्न किया। और बच्चों, बंगाल में सती प्रथा होती है बच्चों कि अपने पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को भी उसके साथ उसकी चिता में जला दिया जाता था। तो उस पर उन्होंने रोक लगाई। राजा राममोहन राय पत्रकार भी थे बच्चों। वो मतलब पत्रकार होना, अखबार में उनके लेख भी आते थे, वो अखबार निकालते थे, ठीक है। और अखबारों में सरकार की आलोचना रहती थी, क्योंकि कौन सी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है। तो इस तरह से राजा राममोहन राय पत्रकारिता के द्वारा भी अपने देश को आज़ाद कराने की ओर और सुधार कराने की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है। और जो बंगाल के कट्टर लोग थे, जमींदार लोग थे, जिनको फ़ायदा हो रहा था अंग्रेजी राज्य में, जो किसानों की भूमि हड़प रहे थे, उन्होंने राजा राममोहन राय का क्या किया था, विरोध किया था। तो पुनर्जागरण, बंगाल को फिर से जगाना, फिर से अपनी स्थिति में लाने में राजा राममोहन राय ने बहुत प्रयत्न किया। अब इसका एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट जो आ रहा है, सन 1857 की महान क्रांति, ये बहुत फेमस है। 1857 की जो रिवॉल्यूशन है वो बहुत फेमस है बच्चों हमारे देश में। उसी से फिर हमारी क्रांति आगे बढ़ी थी, उसी से हम स्वतंत्र हुए थे। ये जिस समय की मैं बात कर रही हूँ,
इस समय हमारा देश जो था वो परतंत्र था, गुलाम था। तो इस क्रांति के पश्चात ही लोगों में चेतना आई, वो अपने देश, अपनी जाति, मतलब अपने देश के लोगों के लिए लड़ने लगे। जाति का मतलब यहाँ पर कास्ट नहीं है बच्चों, अपने देश के लोग उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। ब्रिटिश शासन के लगभग 1 शताब्दी के उपरांत, मतलब ब्रिटिश शासन को इस समय हमारे देश में 100 वर्ष हो गए थे, बंगाल ने समझौता कर लिया, बंगाल भी उनका गुलाम हो गया। अब वहाँ किसान परेशान थे और जो नए लोग थे वो देख रहे थे कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। सामंतों और सरदार जो थे, सामंत सरदार जो अमीर लोग थे, उनको लग रहा था जैसे ठीक है, अंग्रेजी राज में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी, लेकिन जो सामान्य जनता थी वो अब ब्रिटिश राज्य का क्या करने लगी थी, विरोध करने लगी थी। अब ये आपके प्रश्न का उत्तर है। एक प्रश्न ये भी होगा 1857 की क्रांति के बारे में लिखिए। तो इसको मैं पढ़ रही हूँ। 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। मेरठ से आरंभ हुआ था बच्चों ये बगावत। बगावत मतलब किसी का खिलाफत करना, किसी का विरोध करना। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई गई थी, मतलब चुपके से विद्रोह की योजना बनाई गई ताकि अंग्रेजों को पता न लगे। आपको पता होगा कि उन दिनों अगर कोई विद्रोह की भूमिका भी बनाता था तो उसको बंद कर दिया जाता था, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया, और धीरे धीरे ये विद्रोह इतना फैला कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया। संयुक्त प्रांत मध्य भारत के कुछ भागों बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। मतलब अब सामंत लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। सामंतों के सरदार और उनके अनुयायी ये विरोध कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिला। इसके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह से हिस्सा लिया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। उनका शासन भी अब क्या हो गया था, जर्जर हो गया था, कमज़ोर हो गया था बच्चों। ठीक है, इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। इसे दबा दिया गया, भारतीय सैनिकों की सहायता से इसे समाप्त कर दिया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य, असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। जो सामंतों के सरदार थे वो विद्रोह तो करना चाह रहे थे, लेकिन उनमें संगठन की भावना नहीं थी, इसलिए उनका आंदोलन व्यर्थ हो जा रहा था बच्चों। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। छापामार नेता वो होते हैं जो कहीं भी किसी जगह पर जाकर चुपचाप से क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, उनका किसी को पता नहीं चलता। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया, मतलब छिप कर आंदोलन किया, लेकिन अंग्रेजों ने पकड़ नहीं पाए। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ धोखा हुआ। उन्हें अपने ही लोगों ने धोखा दिया। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण कराती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बच्चों 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी विशेष रोल रहा है, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई थी। जिस अंग्रेज जनरल ने उनका मुकाबला किया उसके बारे में कहा था वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस अंग्रेज नेता से युद्ध किया था उसी ने उनके बारे में कहा था, जनरल ने, कि वो सर्वोत्तम, सबसे अच्छी और बहुत बहादुर थी। बेटा वो भी मानते थे कि वो बहुत बहादुर थी। विद्रोह और उनके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक पहुंच पाई। मतलब जो उस समय इतिहास भी लिखा गया उसमें अंग्रेजों को पक्षधर करके लिखा गया बच्चों। जो भारत की वास्तविक समस्याएं थी उनको नहीं लिखा गया।
सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। सावरकर की पुस्तक बाहर नहीं आने पाई। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथों में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वह नए सिरे से संगठित हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देश को अपने वो लोग ब्रिटेन से शासन चलाने लगे और जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी, भारत में जिन्होंने विद्रोह आरंभ किया था वो भी फिर से अपना संगठन बनाने लगे। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जो आंदोलन किए उनकी बात की गई है। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। जो वास्तविक आंदोलन शुरू हुआ वो 1857 से आरंभ तो हुआ था, लेकिन 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में ये वास्तविक आंदोलन शुरू हुआ। 1957 में हमें आज़ादी मिली और 19th सेंचुरी से ये आंदोलन तेजी से शुरू हुआ। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी। मतलब पहले जो विरोध कर रहे थे वो जो आधुनिक पढ़े लिखे लोग थे वो कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सारे लोग बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। इस समय बच्चों धर्म परिवर्तन का दौर भी चला। कुछ व्यक्ति ईसाई धर्म में उसको सरल देखकर उसकी ओर उन्मुख हो गए। राजा राममोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। उसके बाद केशव चंद्र ने उसे ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में बहुत कम लोगों तक सीमित था। ब्रह्म समाज को लोगों ने अपनाया, लेकिन बहुत कम। ब्रह्म समाज क्या था? जिसमें ईसाई धर्म के भी सिद्धांतों को माना गया था। ठीक है। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उनके प्रति असंतोष हो रहा था लोगों में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उसकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। तो दयानंद सरस्वती ने भी एक आंदोलन चलाया कि हिंदू धर्म की अच्छाइयों को लेकर वो लोगों को जागरूक करना चाहते थे, लेकिन पंजाब के लोगों ने उसे अपनाया। यह आर्य समाज का आंदोलन था। यह आर्य समाज बच्चों आज भी एक संस्था है जो कहती है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों में जो कहा गया है उनको मानो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रचार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्य वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार ने इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया। ये बच्चों आर्य समाज के काम है। आर्य समाज क्या था? वेदों की ओर लौटो उसका सिद्धांत था। और उसने क्या किया था कि लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षित करो, स्त्रियों की स्थिति को अच्छा करो और दलित जातियां जो हैं उनको ऊंचा उठाओ। तो इसको ध्यान रखिएगा। लगभग स्वामी दयानंद के समय से ही बंगाल में दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया। नए पढ़े लिखे वर्ग में बहुत लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा। एक व्यक्ति और आए, श्री रामकृष्ण परमहंस। वो भी हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन आडंबरों का विरोध करते थे, बुरी परंपराओं का विरोध करते थे। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनको कोई विशेष रुचि नहीं थी। वो साधु तरह के व्यक्ति थे, समाज सुधार से मतलब नहीं था। वे सीधे चैतन्य और भारत के संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों से तक मिले। मतलब वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन मुसलमान और ईसाई जो धर्म को मानने वाले हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की। उनसे कुछ लोग कुछ समय तक श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। उन्होंने
तो विविध पक्ष हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को जोड़ा, उसे सरल बनाया, लोगों को समझाया, सांप्रदायिकता का विरोध किया, जो लोग जाति पाति मानते हैं और एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं, उसको उन्होंने ठुकराया। उन्होंने कहा ये सब ठीक नहीं है। तो उन्होंने कई विदेशी विद्वान भी रामकृष्ण परमहंस की ओर आकर्षित हुए। इसमें रोमियारोला जो विदेशी लेखक थे, उन्होंने उनकी जीवनी भी लिखी विवेकानंद की। आज भी बच्चों ये उपलब्ध है। रामकृष्ण मठ है ना आपका लखनऊ में, वहाँ पर रोमियारोला द्वारा लिखित विवेकानंद की जीवनी आज भी मिल जाती है। कभी आप जाएं तो ध्यान दीजिएगा। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। तो बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जिसे विवेकानंद, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता का कोई अर्थ नहीं था, कोई स्थान नहीं था। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था, उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था। वो जीवन की समस्याओं के प्रति शिक्षित और आधुनिक दृष्टिकोण से सोचते थे, ठीक है। और वो अपने धर्म का प्रचार करने बहुत जगह गए। वो ललित बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे, वो बांग्ला बोलते थे, अंग्रेज़ी बोलते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और भारत को आगे बढ़ाने में उनकी गहन रुचि थी बच्चों। और उन्होंने 1893 में, सबसे महत्वपूर्ण बात है, शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी धाक दुनिया में जम गई, जिसमें उनके भाषण को बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से आज भी देखा जाता है। और हिंदू सन्यासियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण तब से बदल गया। लोग समझने लगे कि भारतीय हिंदू जो साधु होते हैं, वो केवल भिक्षा मांगने वाले या घूमने वाले साधु नहीं होते, बल्कि वो ज्ञान के स्वरूप भी होते हैं। तो उन्होंने जो विवेकानंद ने एक ईश्वर, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया कि ईश्वर एक है, इतने ईश्वर नहीं है, उनके पीछे हमें लड़ना नहीं चाहिए। और कर्मकांडों का विरोध किया। कर्मकांड होता है बच्चों दिखावा करना, माला जपना, रामनामी दुपट्टा पहना, घंटियाँ बजाना, शंख बजाना, तो इसका विरोध किया। तो विवेकानंद ने और भी बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि अभय निडर रहो, मतलब अच्छे काम करो और किसी से डरो मत। और उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह कमजोरी से डरो। किसी तरह की कमजोरी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। मतलब जैसे मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, अगर हम कमज़ोर हो जाते हैं तो कमज़ोर क्षणों में व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है। और उन्होंने बताया कि उपनिषदों में भी यही लिखा है कि दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो, उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। मतलब जैसे हमारा धर्म, आप देखिएगा, हम धर्म को मानते हैं तो हम अपने ही देश में अपने जैसे दूसरे लोगों से धर्म के आधार पर भेद करते हैं। मतलब ये हमारी कमजोरी है, तो इस कमजोरी को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो सत्य को ध्यान रखना चाहिए कि सत्य क्या है, मनुष्य है, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता है। तो सत्य, अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूँगा। तो अंधविश्वासों से उन्हें नफरत थी। वो कहते थे कि मुझे नास्तिक व्यक्ति पसंद है। नास्तिक सजीव होता है, आप उसे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है। तो विवेकानंद ने इस तरह से दक्षिणी छोर से भारत को पूरी तरह से कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक पूरा बदलने की कोशिश की। और लेकिन 39 वर्ष की आयु में ही 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। विवेकानंद के बाद फिर बच्चों आए टैगोर आप जानते हैं कि साहित्य में नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, लेकिन उन्होंने भी भारत के अंधविश्वासों को दूर करने की कोशिश की। वो बंगाल के ज़मींदार थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन आध्यात्मिक ज्ञान और विद्यालय के लिए, शांति निकेतन के लिए दान कर दी थी। रविन्द्रनाथ का स्थान सबसे ऊंचा है क्योंकि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे संवेदनशील थे, स्वाधीनता के प्रति समर्पित थे और उन्होंने
आंदोलनों में भाग लिया, जो भारत को स्वतंत्र करने का आंदोलन है, अंग्रेज़ों से मुक्त कराने का, उसमें उन्होंने भाग लिया। और अंग्रेज़ों के द्वारा उन्होंने जब अमृतसर में ये वाला हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो उन्होंने सर का खिताब जो अंग्रेज़ों ने उन्हें दिया था, उन्हें लौटा दिया था। उन्होंने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बनाया, वहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ की और अपनी कविताओं के द्वारा लोगों को संदेश दिया। बच्चों, आपको पता होगा जनगण मन अधिनायक जो कविता है, गीत है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। तो वो क्रांति के प्रशंसक थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और समानता की चेतना को भारत में फैलाना चाहते थे। टैगोर ने भारत की बहुत सेवा की, जैसे एक तरह गांधी जी सेवा कर रहे थे। ठीक है, गांधी जी और टैगोर समकालीन है बच्चों। ठीक है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानता और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब वो बहुत अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन वो एक भारत को मुक्त कराने के लिए क्या हो जाते थे, एक हो जाते थे। मतलब दो व्यक्ति जो बनावट में, अपने ज्ञान में, अपनी प्रकृति में अलग अलग हैं, वो कितने भिन्न होकर भी मित्र हो सकते हैं, ये हमें गांधी और टैगोर से सीखा जा सकता है। गांधी ने जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे, भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रति। मतलब टैगोर गांधी जी की तरह घूम घूम के आंदोलन नहीं करते थे। वो क्या थे बच्चों, वो लिखकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते थे, विचारक थे। लेकिन गांधी क्या थे, आंदोलन करते थे। ठीक है, अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। एनी बेसेंट पश्चिमी थी, लेकिन उन्होंने भी भारत के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ के आंदोलन के लिए। इस सब में आध्यात्मिक धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उनके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। उदीयमान मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था। वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था, उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता, उसे नैराश्य और अपमान के बोध को कम करता, जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब हर देश जब आगे बढ़ता है तो उसका अतीत भी उसको याद करता है, वो अतीत की भी उसे आवश्यकता होती है। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों की भी है। भारत केवल हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है और अन्य लोगों का भी है। उन्हीं के पूर्वजों ने भारत के निर्माण में सहयोग दिया। बाद में अगर वो दूसरे देश में चले गए हैं या धर्म बदल लेते हैं तो हमारा देश भी उनका रहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा देश उनका नहीं है। तो आगे बच्चों, मुसलमानों के लिए धीरे धीरे वो भी अपनी परंपराओं को मानते थे, हिंदू भी। तो उन लोगों के बीच में धीरे धीरे क्या होने लगा, थोड़ा सा विरोध होने लगा। उन्हें अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की, तो उन्हें लगा कि उन्हें दूसरी जगह अपनी धार्मिक परंपराओं को मानने के लिए ठीक होगा। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुग़ल युग में पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी नहीं भर पाई। लेकिन जो उनके मन में खालीपन था कि उनका धर्म पूरी तरह से नहीं माना जा रहा है, तो वो जगह उनकी खाली नहीं हुई, उनके मन में कसक रह गई। गदर के बाद, गदर मतलब होता है युद्ध तरह का, भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वो किस ओर मुड़े। तो ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया, बेटा हिंदुओं और मुसलमानों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा की। तो अब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो ये विरोध था, मुस्लिम समझते थे कि वो कहाँ जाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार संतुलन करना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, उन्हें भरोसा था कि ब्रिटिश सत्ता के सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। उनको लगता था कि जब ब्रिटिश सरकार सहयोग करेगी तभी मुसलमान ऊपर उठेंगे, हिंदू उनको ऊपर उठाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर लेंगे।
वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर गहन प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों में जाहिर होता है कि वो इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया। तो फिर जो अहमद खां थे वो चाहते थे कि जो मुस्लिम हैं वो अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण कर लें, क्योंकि वो यूरोप रह कर आए थे, वहाँ की बातों से प्रभावित थे। सर सैयद उत्साही सुधारक थे, आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बिठाना चाहते थे। वे नई ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते। तो सैयद अहमद भी थे, वो समाज सुधारक थे। वो चाहते थे कि नए ढंग की शिक्षा आगे बढ़े। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ से भयभीत हुए, क्योंकि उनका विचार था ब्रिटिश अधिकारियों का भी किसी तरह विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। तो वो जानते थे कि अगर ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध किया गया तो जिस शिक्षा कार्यक्रम को फैलाना चाहते हैं वो नहीं फैल पाएगा। इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की। उन्होंने नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश की। उन्होंने जिस अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की उसका एक घोषित उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बनाना। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना हुई है बच्चों, कि आधुनिक शिक्षा देकर भारतीयों को ब्रिटिश राज्य के अनुरूप बनाया जाए। वे नेशनल कांग्रेस का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वे उसे विशेष रूप से हिंदू संगठन समझते थे। तो ये लोग मानते थे, सर सैयद अहमद और ये लोग, कि कांग्रेस भी चलेगी क्योंकि वो हिंदुओं की है, और उन्होंने अपने लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था भी कर ली थी। ठीक है, उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की थी कुल मिलाकर मुसलमानों ने गदर में हिस्सा नहीं लिया और वे ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। तो उन्होंने ये भी दिखाना चाहा कि जो अभी गदर हुआ है, जो क्रांति हुई है, उसमें केवल हिंदुओं ने भाग लिया है, मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया। वे किसी भी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी नहीं थे। वो हिंदू विरोधी नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि मुसलमानों का ब्रिटिश राज्य में अच्छा प्रभाव रहे। उन्होंने कहा, याद रखो, हिंदू और मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं, वरना सब लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, यहाँ तक कि ईसाई भी, जो इस देश में रहते हैं, इस दृष्टि से एक ही राष्ट्र के लोग हैं। बच्चों, कितनी अच्छी बात की थी उन्होंने। देखो, उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, केवल धार्मिक अंतर बताना है, लेकिन सब लोग एक देश के निवासी हैं, सारे लोग एक राष्ट्र के हैं। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित, लेकिन सर सैयद अहमद का प्रभाव पढ़े लिखे लोगों में था। शहरी या देहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया। उन्होंने शहर में रहने वाले आम लोगों या गांव में रहने वालों के लोगों से संपर्क नहीं किया। सर सैयद के कई योग्य उल्लेखनीय सहयोगी थे। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई। उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। वो सच में राजनीतिक आंदोलन उन्होंने छोड़ दिया, वो पढ़ने लगे। एक मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस शुरू की गई और उसने नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद भी शामिल हैं, सभी शामिल हैं, ने पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेजी का ज्ञान हासिल कर लिया। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। ठीक है, सन 1912 में बच्चों देखिए, हम लोग अभी हैं कि गदर के बाद भारतीय मुसलमान जितने विशिष्ट, हाँ यहाँ पर 1912 मैं बताया था आपको, 1947 में आज़ादी मिली थी। 1912 जो मुसलमानों ने पत्रकारिता, अपने अपने पत्र निकाल लिए थे। बेटा, इस समय से हिंदू और मुस्लिमों के बीच थोड़ा थोड़ा अलगाववाद पैदा होने लगा था। मतलब उनके बीच अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग भी आंदोलन में भाग लेते थे, वो लोग भी, धीरे धीरे नेताओं के कारण उनके बीच अलगाववादी दृष्टिकोण आने लगा। उनका दृष्टिकोण अधिक, इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती, संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे। अल हिलाल
का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद ने किया। अबुल कलाम आज़ाद इनमें से अब नेता हुए हैं जिनने लोगों को एक करने का प्रयत्न किया। जो अलगाववादी दृष्टिकोण चल रहा था उसको उन्होंने दूर करने का प्रयत्न किया। आज़ाद जो थे वो अच्छे नेता थे, उनमें पंडिताऊपन और धार्मिक संकीर्णता बिल्कुल नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज में उनका सर सैयद खां तो दोनों को अलग करना चाहते थे, लेकिन जो थे ये आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो उनकी किसी भी जो उनकी परंपराएं थी, उनकी जो विचारधारा थी उससे सहमत नहीं थे। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था, कभी प्रकट रूप से पर अधिकतर पर्दे के पीछे। लगभग हर मुसलमान आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन लोगों के प्रयास से। अब मुस्लिम लीग एक अलग दल बन गया था, कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया गया था। अबुल कलाम आज़ाद ने इस पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रसार से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खो दी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी फैला दी। यद्यपि बुजुर्गों ने उन पर भौहें चढ़ाई, पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने उत्तेजना पैदा की। मतलब क्या है, अबुल कलाम आज़ाद ने जो ये अलगाववाद चल रहा था इसे दूर किया। कुछ पुराने मुस्लिमों ने उनका विरोध किया, लेकिन नई पीढ़ी ने उनका क्या किया, सम्मान किया। अब इसके बाद बच्चों तिलक और गोखले दो नेता आए जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में शक्तिशाली आंदोलन किया। महाराष्ट्र में के बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। तो ये लोगों के इसके पश्चात दादा भाई नेरोजी और ये लोग भी सारे लोग ये सारे आंदोलनों में जुड़ते रहे, ठीक है। तो इस समय जो भारत में उदार दल और अनुदार दल का कहना था कि उसे युद्ध करना चाहिए, उदार दल चाहता था कि युद्ध न हो। राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उसके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफ़ी कुछ घट गया और बंगाल में हिंसक गतिविधियाँ सामने आ रही थीं। तो ऐसे धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो रहा था, अब बढ़ रहा था बच्चों। ये लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए, तिलक और गोखले, इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई, जब प्रौढ़ हुई मतलब थोड़ा बड़ी हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ उसमें इस प्रकार के कई योग्य ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। और पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इन्होंने इनके क्रांति के नारे हवा में गूंज रहे थे, मतलब धीरे धीरे फैल रहे थे। तो दादा भाई नेरोजी को उन दिनों राष्ट्रपिता भी समझा जाता था। बहुत एजेड थे बच्चों, उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया था, लेकिन वो फिर से आंदोलन में जुड़ गए। इस तरह से भारत का ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आगे जाके हमारा देश 1947 में अंग्रेज़ों से क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो ये पाठ आप जितना मैंने पढ़ाया है समरी उसको सुन लीजिएगा और इसके जो मैं 2 प्रश्न भेज रही हूँ उनको कॉपी में लिखकर उनको तैयार कर लीजिएगा। तो अब आपके पास पहले के कुछ प्रश्न होंगे। आपका पहला अहमदनगर का किला नहीं होगा, तलाश होगा और अंतिम दौर 1। तो इन पाठों को आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपके पास मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन होंगे या 8 होंगे, मुझे याद नहीं है, 6 होंगे, 7 होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो केवल आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, लेसन के बीच से क्वेश्चन नहीं आएंगे। देन क्लास, थैंक यू। ये पाठ आज आपका पूरा हो गया है, खाली इसकी समरी ही पढ़ी है मैंने, एक एक शब्द समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों और एक चीज़ मुझे कहनी है, जिन्होंने ASL नहीं दिया है वो अपने आप सामने आके अपना ASL दीजिए, मैं अब नहीं कहूँगी। और जिसने प्रोजेक्ट नहीं दिए हैं वो अपने प्रोजेक्ट तैयार रखें, उन्हें भी जमा करना है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।